नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ना एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ समझने से पहले हमें थोड़ा बहुत एंटीबॉडीज़, एंटीजन और एपिटॉप और हेप्टेन को समझना पड़ेगा। एंटीजन क्या होता है? बेसिकली एंटीजन हमारे पास एक फॉरेन सब्सटेंस का नाम है जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम को इलिसिट कर सके और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टार्ट करवा सके। ठीक है। अब एंटीजन की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एपिटॉप और एक होता है हेप्टेन। ठीक है। एपिटॉप क्या होता है कि हमारे पास है ना वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एंटीजन जो कि हमारे पास बॉन्ड बनाता है एफ फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडीज़ के साथ। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई बैक्टीरिया है, उसकी सरफेस के ऊपर है ना प्रोटीन जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लगा हुआ है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन लगी हुई है, वो हम कह रहे हैं कि एंटीजन है। अब उस एंटीजन का भी स्पेसिफिक पार्ट जो कि अटैच होगा फैब रीजन के साथ, उसको कहते हैं एपिटॉप। ठीक है। तो एपिटॉप समझ में आ गया कि स्पेसिफिक एक्टिव साइट ऑफ एंटीजन विच बाइंड्स विद फैब रीजन ऑफ एंटीबॉडी इज कॉल्ड एज एपिटॉप। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है वो है फैब ओ हेप्टेन। हेप्टेन जो क्या होता है कि वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ये हमारे पास एंटीजेनिक है ना कैपेसिटी तो रखते हैं, लेकिन विदाउट एनी होस्ट प्रोटीन ये काम नहीं कर सकते। सो इनको एक है ना डीनेचर्ड होस्ट प्रोटीन की या डीनेचर्ड होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, जिसके साथ ये क्या करे कि जिसके ऊपर ये अटैक करता है और है ना या जिसके साथ अटैच हो जाता है होस्ट डीनेचर्ड होस्ट सेल से या डीनेचर्ड है ना प्रोटीन ऑफ होस्ट के साथ ये अटैच हो जाता है और फिर ये पक्का एंटीजन का काम करना शुरू कर देता है। तो ये कहलाता है हेप्टेन। हेप्टेन समझ में आ गया कि क्या होता है कि पहले खुद जो है ना कैपेबिलिटी नहीं रख सकता कि है ना टू इलिसिट इम्यून सिस्टम, लेकिन उस वक्त रखेगा ये कैपेबिलिटी जब ये हमारे पास डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ होस्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है। डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ होस्ट या डीनेचर्ड सेल ऑफ होस्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये हमारे पास एंटीजेनिक बन जाएगा, वरना ये एंटीजेनिक नहीं है। ठीक है। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ वो हमारे पास है ना वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे पास ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि हमारे पास एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकें उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो हैं ये हमारे पास बनाते हैं बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे पास 5 टाइप की होती हैं: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। अब एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से किन बेसिस के ऊपर डिफ़र करती है, तो ये हमारे पास अब समझने के लिए हमें थोड़ा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब एक एंटीबॉडी जो है वो हमारे पास 3 चीज़ें कैरी करती है, 2 वेरिएबल रीजन और एक कांस्टेंट रीजन। और हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन पे आने से पहले हम ये समझेंगे इसके अंदर चेन्स कितनी होती हैं। तो इसके अंदर 4 प्रोटीन्स की चेन होती हैं, 2 हैवी चेन्स और 2 लाइट चेन। तो हमारे पास 2 लाइट चेन और 2 हैवी चेन के वाले अपर पार्ट्स, अपर हेड जो होते हैं वो हमारे पास ये 4 पार्ट, 2 लाइट चेन और 2 अपर पार्ट ऑफ हैवी चेन, ये 4 मिला के क्या बनाते हैं? 2 फैब रीजन। ठीक है। एक फैब रीजन के अंदर हमारे पास क्या होता है? एक लाइट चेन और एक अपर पार्ट ऑफ हैवी चेन। ठीक है। और दूसरे फैब के अंदर हमारे पास क्या होता है? फैब यानी कि वेरिएबल रीजन जो कि हमारे पास अटैच होता है एपिटॉप के साथ। ठीक है। ये हमारे पास एंटीजेनिक स्पेसिफिक होता है और ये हमारे पास इसी वजह से इसको वेरिएबल रीजन कहते हैं क्योंकि ये वेरिएबल होता है। अच्छा, एंटीजेनिक ये जो फैब रीजन है, फैब रीजन के अंदर हमारे पास वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज नहीं कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट भी नहीं होता। ये चीज़ याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट इस फैब रीजन के ऊपर नहीं होता। और हमारे पास कहाँ पर होता है? FC रीजन के ऊपर इसका कंटेंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। तो हमारे पास एक एंटीबॉडी के अंदर 2 फैब रीजन होते हैं और एक कांस्टेंट रीजन होता है। तो एक एंटीबॉडी जैसे कि IgG है, IgG डिफर्स फ्रॉम IgA ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट रीजन। ठीक है। जो इसकी हैवी चेन के जो नीचे वाला पार्ट होता है कांस्टेंट रीजन, उसकी बेस पर हमारे पास हर एंटीबॉडी जो होती है वो दूसरी एंटीबॉडी से डिफ़र कर रही होती है। ठीक है। क्लास जो हम डिवाइड करते हैं क्लास के अंदर वो इस कांस्टेंट रीजन की बेस पे डिवाइड करते हैं। इसकी जो प्रूफ था वो कैसे मिला था कि एक नियोनेट के अंदर, जो नियोनेट नहीं, वो जो एक वी कैन से एम्ब्रियो के फीटस के अंदर इन्होंने क्या किया था कि देखा था कि हमारे पास प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर IgM पाई जाती थी। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि उस IgM की जगह IgA डालना शुरू कर दी। तो IgA गई नहीं, सिर्फ और सिर्फ IgG जा सकती थी क्योंकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर वो जा सकती है। प्लेसेंटा जो है वो क्रॉस करने वाली IgG होती है। ठीक है। तो पहले तो बच्चे के अंदर तो फीटस के अंदर IgM थी। इन्होंने क्या किया कि अब देखें कि भाई IgG जा सकती है या IgA जा सकती है। दोनों में इन्होंने क्या रखा कि है ना कांस्टेंट रीजन हमें पता है कि डिफ़र करता है दोनों के अंदर। तो उन्होंने देखा कि कौन सी चीज़ जो है वो प्लेसेंटा
को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये डिटरमाइन हुआ कि FC रीजन जो है वो प्लेसेंटा ने डिटेक्ट किया कि ये FC रीजन जो है IgG का है, तो सिर्फ IgG ही क्रॉस कर सकी और IgA क्रॉस नहीं कर सकी। तो हमारे पास एक एंटीबॉडी दूसरी एंटीबॉडी से है ना कांस्टेंट रीजन पे डिफ़र करती है, और इसका प्रूफ भी इसी से मिला था कि हमारे पास कांस्टेंट रीजन ऑफ IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई थी और कांस्टेंट रीजन ऑफ IgA क्रॉस नहीं करी थी। बाकी एक एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक जो है वो मैं नेक्स्ट ऑडियो में भेजता हूँ।